हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट फरवरी 2026 को टारगेट करते हुए हमारी सीटीपी क्लासेस कंटिन्यू है, जिसमें आपको पता है कि हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें अभी तक 29 यानी कि 29 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये आपका 30 नंबर रहेगा। ठीक है, और सीटीपी में अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाने हैं और कंप्लीट सीटेट में आपको 130 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज ही आपको इस मुकाम तक पहुंचा सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, हमारी जो क्लासेस है उसमें मैं आपको बहुत डीप में एंड एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, तो इससे यदि आप क्वेश्चंस को बेहतर समझ लेते हैं, जो कठिन शब्द हैं जब आप उनको बेहतर तरीके से समझना आपको आ जाता है, तो क्वेश्चंस का आंसर अपने आप निकाल पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, कठिन शब्दों का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं, तो फिर आंसर फाइंड करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वहीं से गलती होती है, इसीलिए बच्चे फेल होते हैं। आज के ये जो 30 क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपका क्वेश्चन पेपर जो 28 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था, ये वही क्वेश्चन पेपर के 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिए। देखिए, कहता है कि हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं। यानी कि विकास के विभिन्न क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र? विभिन्न में क्या जाएगा? जैसे शारीरिक विकास हो गया, भाषा विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, सांस्कृतिक विकास हो गया। इस तरीके से विकास के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं। फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के, किसके? अपने और दूसरों के काम और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विकास के बहुत से क्षेत्र होते हैं, जैसे शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, भाषा विकास, ये अलग अलग क्षेत्र होते हैं, ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन हर एक का अपना एक मेन पर्पज होता है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकास क्षेत्र ऐसा है जो यह अध्ययन करता है कि व्यक्ति अपने और दूसरे के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क कैसे करता है, रीजनिंग कैसे करता है, यानी कि सही या गलत का निर्णय कैसे लेता है, ये आपको समझना है। क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य ये कैसे सोचता है कि क्या सही है या गलत है, क्या न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण है, इस बात का अध्ययन किस प्रकार के विकास में किया जाता है। तो अब तो आप आंसर फाइंड कर लेंगे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण है, इस बात का अध्ययन किस में आएगा? भाषा विकास में आएगा, नैतिक विकास में आएगा, शारीरिक विकास में आएगा या सांस्कृतिक विकास में आएगा। देखिए प्यारे दोस्तों, क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, इन सब चीजों का अध्ययन किसमें होता है? इन सब का अध्ययन होता है मोरल डेवलपमेंट में, नैतिक विकास में होता है। डियर फ्रेंड, किसमें होता है? नैतिक विकास में। नैतिक विकास बताता है कि व्यक्ति के अंदर सही गलत क्या है, सही गलत का ज्ञान कराता है उसको, न्याय अन्याय की समझ उसके अंदर आती है। जब बच्चे का नैतिक विकास होता है तो वो सही गलत को समझ पाता है, सही गलत को जानने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाती है, न्याय अन्याय की समझ उसके अंदर डेवलप हो जाती है, नैतिक निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाती है जब उसका नैतिक विकास होता है। ठीक है, चलिए अब आगे भाषा विकास में क्या होता है? भाषा विकास, जिस बच्चे के अंदर जब भाषा विकास होती है तो वो बोलना सीखता है, सुनना सीखता है, पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है, दूसरों से बात कैसे करनी है, ये चीजें उसके अंदर आती हैं। ठीक है, यहाँ पे नैतिक विकास से मतलब नहीं है, भाषा विकास अलग है। ठीक है, शारीरिक विकास आपके फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़ा है, शरीर की लंबाई, ऊंचाई, वजन, आपकी मांसपेशी, आपकी हड्डी में जो ग्रोथ हो रही है उससे जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक विकास में इसमें बालक अपने समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, जो सामाजिक मान्यताएं हैं, मूल्य है, आदर्श व्यवहार है, उन सब चीजों को समझता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अपने और दूसरे के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की जो प्रवृत्ति है उसका अध्ययन बच्चा करता है नैतिक विकास में। किसमें करता है? नैतिक विकास में। ठीक है, नैतिक विकास ये बताता है कि व्यक्ति क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय कैसे करता है।
वह अपने और दूसरों के व्यवहारों का तार्किक मूल्यांकन कैसे करता है, यानी ये अच्छा बुरा न्याय अन्याय जैसी बातों पर सोचने से जुड़ा हुआ है मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। अगला क्वेश्चन लीजिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डीप में आपको समझाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है। कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि विकास सिर से पैर की डायरेक्शन में चलता है। क्या विकास पूर्वानुमेय है, ये बताता है। देखिए पूर्वानुमेय है, इसका मतलब ये होता है कि विकास का एक अनुमान लगाया जा सकता है पहले। ठीक है, कि जैसे कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, यानी कि हम पहले से थोड़ा भविष्यवाणी कर सकते हैं बच्चे के लिए कि ये बड़ा जल्दी, अगर कोई बहुत उछल कूद मचाता है तो हम लोग कह देते हैं कि ये बच्चा बहुत जल्दी बोलना सीखेगा, बहुत जल्दी चलना सीखेगा, ये बहुत जल्दी बैठना सीख जाएगा, है ना। तो एक पूर्वानुमेय तो है, प्रेडिक्टेबल तो है, लेकिन यहाँ पे सिर से पैर तक की बात हो रही है, उसके लिए ये गलत है। विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, ये बताता है कि विकास में क्या है, एक मैच्योरेशन है, जैविक परिपक्वता और सीखना यानी कि लर्निंग, दोनों का योगदान इसमें होता है। लेकिन यहाँ पे सिर से पैर तक की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। विकास एक विशिष्ट दिशा में आगे बढ़ता है, जी बिल्कुल, ये बात करता है सेफेलोकॉटल की, यानी कि विकास एक विशिष्ट दिशा में आगे बढ़ता है। ये वाला सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि विकास सिर से पैर तक होता है, और इसकी जो दूसरी डायरेक्शन है वह है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसमें विकास केंद्र से बाहर की तरफ जाता है, जिसमें पहले सेंटर की चीजें डेवलप होंगी, फिर बाहर की चीजें डेवलप होंगी। और विकास सिर से पैर तक होता है, इसमें पहले बच्चा सिर को संभालना सीखता है, धड़ को संभालना सीखता है, लास्ट में पैरों पर चलना सीख पाता है। तो विकास एक विशिष्ट दिशा में आगे बढ़ता है, यह सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है। बच्चों की विकास दर में विविधताएं होती हैं, जी बिल्कुल होती हैं। बच्चे की विकास में कोई बच्चा 12 महीने में चलना सीख रहा है, कोई 10 महीने में चलना सीख रहा है, कोई 15 महीने में, ये भिन्नताएं होती हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है कि बच्चे को कैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, कैसा उसका स्वास्थ्य है, कैसा खान पान मिल रहा है, कैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेस्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चाओं में शामिल करना चाहिए। अर्थात क्वेश्चन कहता है यानी जब बच्चों की देखभाल, एजुकेशन या डेवलपमेंट पर चर्चा हो रही हो कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाए, बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए, बच्चों का डेवलपमेंट कैसे हो, बच्चे हमारे बेहतर कैसे बने, जब इन टॉपिक्स पर चर्चा हो रही हो तो बच्चों के पेरेंट्स को भी उस चर्चा में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए भाई, क्योंकि जब आप पेरेंट्स को भी उसमें शामिल करेंगे इस तरीके के टॉपिक्स की डिबेट्स में, तो पेरेंट्स भी सीखेंगे। ठीक है, कि बच्चों को कैसे पालन पोषण करना है, कैसे बच्चों को सिखाना है, बिल्कुल शामिल करना चाहिए। बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, ये भी तो बात अच्छी है, यानी बच्चे के विकास पर, बच्चे के डेवलपमेंट पर उसके परिवार का माहौल कैसा है उसका प्रभाव पड़ता है। परिवार के लोग बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपस में वो किस तरीके से रहते हैं, ठीक है, और बच्चे का पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है, उन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक परिवेश यानी कि फैमिली एटमॉस्फेयर, फैमिली का जैसा भी एटमॉस्फेयर रहेगा बच्चा उसी तरीके से ढल जाएगा। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि बच्चों का विकास परिवार और घर के माहौल से प्रभावित होता है। इसीलिए तो पेरेंट्स को बच्चों की देखभाल से जुड़ी जो चर्चाएं हैं उनमें शामिल होना जरूरी है, ताकि वो भी सही डायरेक्शन में बच्चे को हेल्प कर सकें। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है आपकी। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है। वर्ग समावेशन यानी कि बच्चा चीजों को कैटेगरी में कब डिवाइड करना शुरू करेगा। ठीक है, जिसको और कहते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, यानी कि चीजों का वर्गीकरण कब करना शुरू करेगा। वर्गीकरण मतलब यहाँ पे इस अवस्था में आकर के बालक चीजों को उनके आकार के हिसाब से अलग अलग डिवाइड कर देगा, रंग के हिसाब से अलग अलग डिवाइड कर देगा, है ना।
और जैसे क्वालिटी के हिसाब से कि ये अच्छी क्वालिटी की वस्तु है, इसको इधर रखो, ये उससे लो क्वालिटी की है, ये मीडियम क्वालिटी की है, ठीक है। और चीज़ों को अलग अलग शेप एंड साइज के हिसाब से उनको वर्गीकरण करना शुरू कर देगा। ये जो गुण है बच्चे के अंदर वो कब आएगा? वो आएगा जब बच्चा होगा हमारा किसमें? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जब बच्चा हमारा 7 से 11 वर्ष का होता है तब उसके अंदर ये क्लासिफिकेशन की क्वालिटी आ जाती है। यहीं पे बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन भी आएगा। यहीं बच्चे के अंदर जो नंबर्स को रिवर्स करने की क्षमता भी यहीं पे डेवलप होगी, ठीक है। वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक, यहां बच्चा 0 से 2 साल का होता है, अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से दुनिया को समझ रहा होता है। ये हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है। यहाँ पे बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट आएगा, एनिमिज्म आएगा, बच्चा इगोसेंट्रिक होता है, ठीक है। औपचारिक फॉर्मल जो है ये हमारी लास्ट वाली है जो 11+ होती है। यहाँ तो फिर बच्चे के अंदर इमेजिनेशन पावर डेवलप होगी, हाइपोथेटिकल एंड निगमनात्मक सोच बच्चे के अंदर आएगी। पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखते हैं, तो वो अलग बात है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा चीजों को वर्ग के हिसाब से, शेप एंड साइज के हिसाब से, रंग के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से डिवाइड करना शुरू कर देता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए भाई, क्या कहता है क्वेश्चन? फिर जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन। हर क्वेश्चन पेपर में मैं देख रहा हूं कि 3 से 4 क्वेश्चन जीन पियाजे से जरूर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए जीन पियाजे की थ्योरी यदि आपने अभी तक कवर नहीं की है, पढ़ी नहीं है, तो हमने करवाई है, अभी कुछ दिन पहले ही करवाई है, उसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। जब तक उसको नहीं रटेंगे तो ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकांश बच्चे परिकल्पनात्मक यानी कि हाइपोथेटिकल रूप से सोचने लगते हैं? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने जस्ट इसी शब्द का यूज किया था, हाइपोथेटिकल। किस उम्र में बच्चे के अंदर ये हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ जाती है? क्या वो संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष में आती है, या फिर वो 2 से 7 वर्ष में आती है, या 7 से 11 वर्ष में, या फिर 11+ में चीज बच्चे के अंदर डेवलप होती है? प्यारे दोस्तों, बच्चे के अंदर ये जो परिकल्पनात्मक सोच है ना, ये आएगी जब बच्चा 11+ का हो जाएगा, यानी कि जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच जाएगा। जीन पियाजे कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखते हैं। आइए मैं एक बार ये जो परिकल्पनात्मक सोच है ना, इसको एक बार मैं आपको विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारी थ्योरी है जिसमें हमने इसको पढ़ाया है। देखिए, यह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। 11 से 15 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था में बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, अधिक क्रमबद्ध, अधिक लचीला और तर्क शक्ति तीव्र हो जाती है। बच्चे की जो लॉजिक पावर है वो तेज हो जाती है। पियाजे के अनुसार इस स्टेज में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखते हैं। वे निगमनात्मक पूर्व कल्पना, जिस शब्द का अभी हम लोग परिकल्पना का प्रयोग कर रहे थे वही है। परिकल्पना मतलब पूर्व कल्पना तर्क का प्रयोग समस्या हल में करते हैं, अर्थात वे समस्या के संभावित उत्तरों का परीक्षण करके बेहतर संभावित उत्तर को निष्कर्ष के रूप में खोजते हैं। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है बच्चे के सामने, तो उसके जो सॉल्यूशन हो सकते हैं, जिनकी संभावना है कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, और ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसे जो संभावित उत्तर होते हैं, ठीक है, फिर उनका बच्चा परीक्षण करता है कि ये जो 4 इसके संभावित उत्तर निकल करके आए हैं, ये 4 इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन इसमें से बेस्ट क्या है, ठीक है। फिर इन सब का परीक्षण किया जाता है, 4 का, 5 का, 6 का, जितने भी निकल करके आते हैं, परीक्षण करके फिर उसमें से जो बेहतर लगता है ऑप्शन कि हाँ ये वाला सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा, फिर उस संभावित उत्तर को निष्कर्ष के रूप में खोजा जाता है कि हाँ ये इस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। अब देखिए, जैसे एक ये एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया है। एक पौधा है जो कि मुरझा गया है, ठीक है। अब बच्चे के सामने क्वेश्चन है कि पौधा क्यों मुरझा गया। समस्या क्या है? एक पौधा मुरझा गया है। हाइपोथेसिस, परिकल्पना क्या होगी? परिकल्पना ये होगी कि शायद, अब बच्चा यहाँ दिमाग लगाएगा कि उसे पानी नहीं मिला होगा इसलिए सूख गया है, शायद उसे धूप नहीं मिली इसलिए सूख गया है, या फिर उसमें कीड़े लग गए इसलिए सूख गया है। एक प्रॉब्लम है बच्चे के सामने, समस्या एक, जो मैंने आपको पीछे बताया। समस्या एक है कि एक पौधा मुरझा गया है।
अब इसके लिए परिकल्पना क्या होगी, यानी कि पहले से इमेजिनेशन करना, यानी पहले से कल्पना करना कि शायद ऐसा हो गया होगा, शायद ऐसा हो गया होगा। तो वही यहाँ पे वही परिकल्पना हो रही है कि शायद पानी नहीं मिला, या शायद धूप नहीं मिली, या फिर कीड़े लग गए होंगे। ये इसमें से कोई एक इसका आंसर होगा, इस समस्या का इसमें से कोई एक आंसर होगा। अब बच्चा उस आंसर का परीक्षण करेगा। कैसे? अगर पानी नहीं मिला है तो पानी डालेगा, पानी डालने से पौधा हरा हो जाता है, इसका मतलब है कि पानी ही नहीं मिला है उसको, यही उसका बेस्ट आंसर है इस समस्या का। अगर पानी डालते हैं और पौधा हरा हो जाता है तो कारण क्या होगा कि पानी की कमी थी। अगर धूप में रखने पर ठीक होता है तो कारण यह होगा कि धूप की कमी थी। तो निष्कर्ष सबसे सही कारण को यहां पे स्वीकार किया जाएगा। इसको कहते हैं परिकल्पना। ठीक है, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिकल्पना, कि बच्चा एक प्रॉब्लम उसके सामने रखी गई, ठीक है, उसके जो है कि जितने भी 2, 3, 4 आंसर मिलेंगे वो उन आंसर को निकालेगा, ठीक है, फिर उनका टेस्ट करेगा, फिर उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन निकल करके आएगा वो निष्कर्ष कहलाएगा। इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। तो ये जो हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकल या परिकल्पनात्मक जो सोच है बच्चे के अंदर, वो आएगी जब बच्चा 11 से 15 वर्ष का होगा, जब बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि लेवागोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक टीचर को क्या देना चाहिए। अगर बच्चा जो है उसको समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचाना है, किस जोन में पहुंचाना है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में पहुंचाना है उसको, ठीक है। लेवागोत्स्की किसकी बात करेंगे? दंड की बात करेंगे? नहीं, लेवागोत्स्की पनिशमेंट की बात नहीं करते, वाइगोत्स्की रिवार्ड्स की बात नहीं करते, वाइगोत्स्की नकारात्मक फीडबैक की बात नहीं करते। नकारात्मक फीडबैक का मतलब होता है कि बच्चे को डंडे के डर पे, डंडे के बल से पढ़ाना और डरा धमका करके उसको पढ़ाना, ठीक है, वो होता है नकारात्मक फीडबैक। यहाँ पे डंडे उंडे की बात नहीं होगी, सीधी सी बात है। वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे को स्कैफोल्डिंग यानी कि टेम्पररी हेल्प प्रदान करो, टेम्पररी हेल्प प्रदान करके बच्चे को इस जोन तक पहुंचाओ। किस जोन तक? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुंचाओ, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, लेवागोत्स्की ने डैश विकास में वृद्धि हेतु डैश के उपयोग पर बल दिया है। किसके विकास में ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए किसके उपयोग पर बल दिया है? शारीरिक विकास में वृद्धि हेतु पारस्परिकता के उपयोग पर बल दिया है, या नैतिक विकास की बात करेंगे वाइगोत्स्की? वाइगोत्स्की नैतिक विकास की बात नहीं करते, नैतिक विकास की बात कौन करेंगे? कोहलबर्ग करेंगे, इसलिए ये तो कट गया। सामाजिक, लेवागोत्स्की ने सामाजिक विकास में वृद्धि हेतु स्मृति सहायक विधियों की बात की है, या फिर संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरणों की बात की है। प्यारे दोस्तों, लेवागोत्स्की का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें समाज और संस्कृति का अहम योगदान होता है, ठीक है। तो लेवागोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में ग्रोथ करने के लिए या संज्ञानात्मक विकास में डेवलपमेंट के लिए सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग पर बल दिया है। सांस्कृतिक उपकरण क्या होते हैं? जो हमें हमारी सभ्यता संस्कृति से मिलते हैं, जैसे लैंग्वेज। इस लैंग्वेज कहाँ से मिला? हमें हमारी समाज संस्कृति से मिला, जो कि सबसे महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। और हमको क्या मिला? हमें संख्याएं मिली, हमें सिंबल्स मिले, साइन मिले, चिन्ह मिले, ठीक है, मेमोरी एंड रीजनिंग मेथड मिला हमको, नियम, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब क्या है? ये सब हमारे सांस्कृतिक उपकरण है जो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इनसे बच्चा सीखता है कि कैसे सोचना है, कैसे प्रॉब्लम्स को हल करना है, कैसे दूसरों से बातचीत करनी है, ठीक है। तो जो यहाँ पे सांस्कृतिक उपकरण है हमारे, भाषा और सिंबल्स या नियम, किताबें हो गई, या जो भी तकनीकी साधन हो गए, ये सब संस्कृति के द्वारा दिए गए उपकरण हैं जिनसे बच्चा अपने सोचने और सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है? डेवलप करता है। अच्छा, मान लीजिए अब जैसे सांस्कृतिक उपकरण का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए एक बच्चा है, उसको हम गिनती सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं सर? गिनती सिखा रहे हैं, ठीक है। वो बच्चा क्या सीख रहा है? 1, 2, 3, ठीक है।
और गिनती के शब्द भाषा के माध्यम से सीखता है। अब ये जो 1 2 3 लिखा है, इसके जो शब्द आए वो कहाँ से आए? भाषा के माध्यम से। शब्द किसने दिए? संस्कृत ने दिए। ठीक है, जैसे एक ये लिखा है, इसको क्या कहेंगे? एक कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, ये 3 कहेंगे। तो ये भाषा और ये जो संख्या प्रणाली, ये जो नंबर सिस्टम है, ये समाज द्वारा दिए गए सांस्कृतिक उपकरण ही हैं। इन्हीं का प्रयोग करके बच्चा सोचना, समझना, जोड़ना, घटाना सीखता है। यानी कि इन उपकरणों के माध्यम से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न लीजिए भाई। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था? कॉनरैड लॉरेंस ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसकी, कौन बात करेंगे इसकी? कॉनरैड लॉरेंस, सिगमंड फ्रायड, लॉरेंस कोहलबर्ग या फिर एरिक एरिक्सन। प्यारे दोस्तों, नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग, जिस सिद्धांत में इन्होंने 3 लेवल बताए थे और 6 चरण बताए थे। कितने लेवल? 3 लेवल 6 चरण बताए थे। ठीक है, अब देखिए बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं। कॉनरैड लॉरेंस गलत है। क्यों गलत है? देखिए, कॉनरैड लॉरेंस जो हैं ये इम्प्रिंटिंग पर अपने काम के लिए प्रसिद्ध हुए थे। किस पर? इम्प्रिंटिंग के लिए। इम्प्रिंटिंग क्या होती है? इम्प्रिंटिंग क्या होती है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इनके बारे में। हालांकि कोई काम नहीं है इसका सीटेट में। ठीक है, कॉनरैड लॉरेंस का कोई काम नहीं है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में आए हैं तो समझाना हमारा फर्ज बनता है। ये इम्प्रिंटिंग यानी कि छाप छोड़ने की प्रक्रिया जो है, इस पर अपने काम के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इम्प्रिंटिंग होता क्या है? इम्प्रिंटिंग मतलब ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई नवजात जानवर, छोटा बिल्कुल नया बच्चा पैदा हुआ जानवर का, या पक्षी अपने जन्म के तुरंत बाद जिस भी जीव या वस्तु को सबसे पहले देखता है उसे अपनी मां या मार्गदर्शक मान लेता है। ये सिद्धांत दिया था कॉनरैड लॉरेंस ने। ये कहते हैं कि किसी भी पशु पक्षी का बच्चा, जानवर का बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, जो उसको सबसे पहले दिखाई देता है उसी को वो अपनी मां या अपना मार्गदर्शक मान लेता है। इसे कहते हैं इम्प्रिंटिंग, यानी कि उस चीज ने उस नवजात शिशु पर अपनी छाप छोड़ दी। अब जैसे कॉनरैड लॉरेंस की बात बताएं आपको, तो कॉनरैड लॉरेंस ने बतख के बच्चों पर प्रयोग किया। जब ये बच्चे अंडों से निकले तो सबसे पहले उन्होंने लॉरेंस को देखा। उन्होंने लॉरेंस को ही अपनी मां की तरह मान लिया और जहां लॉरेंस जाते ये बच्चे भी उनके पीछे चलते थे। इस व्यवहार को कहा गया इम्प्रिंटिंग। ठीक है, हालांकि इनका कोई काम नहीं है सीटेट में, हमने बता दिया। सिगमंड फ्रायड जो है, इन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने इद की बात की, ईगो की बात की, सुपर ईगो की बात की थी। ठीक है, और एरिक एरिक्सन है, इन्होंने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिसमें 8 चरणों में इन्होंने जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बताया है। तो बाकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ में। ऑप्शन सी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है कि क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। क्रिया आधारित मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जहां पे बच्चा खुद करके सीख रहा है, उसकी लर्निंग हो रही है। कैसे? बाय डूइंग, बच्चा करके सीख रहा है और पूरी प्रोसेस जो है वो बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का अनुभव उसका, और बच्चा यहाँ पे सीखने में एक्टिव होता है, उसी पर बेस्ड होता है पूरा प्रोसेस। यहाँ पे बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता को ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसको बाल केंद्रित कहा गया है। वेरी गुड। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कि टीचर यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोई रोल ही अदा नहीं करता। यहाँ पे जो टीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ टीचर बच्चे को गाइडेंस देता है, मार्गदर्शन देता है, और जो भी एक्टिविटीज हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड करने का काम भी तो टीचर ही करता है और बच्चे को एक्सप्लोर करने में सहायता करता है। बिना टीचर के बालक क्या एक्सप्लोर कर पाएगा, क्या सीख पाएगा, है ना? टीचर वहां पे सहारा बनकर के खड़े होते हैं, बच्चे के लिए मार्गदर्शक बने होते हैं, सुविधादाता, फैसिलिटेटर कहा गया है टीचर को यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहना कि टीचर का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ए सही है, आर गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बहुबुद्धि यानी कि द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी? हावर्ड गार्डनर ने दी। हावर्ड गार्डनर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस
एक जैसी नहीं होती, बल्कि ये कई प्रकार की होती है और हर व्यक्ति में इन बुद्धियों का थोड़ा मिश्रण पाया जाता है। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, जिसमें इन्होंने जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो गया, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो गया, स्पेशियल हो गया, बॉडली काइनेस्थेटिक हो गया, म्यूजिकल हो गया, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक हो गया। इस प्रकार से इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ये बात तो ठीक है, कहते तो हैं ये कि हाँ बुद्धि एक नहीं कई प्रकार की हो सकती है, बात तो ठीक लग रही है। बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, ये सरासर गलत है, ये गलत बात है। बुद्धि को प्रैक्टिस करके, एक्सपीरियंस के माध्यम से, एजुकेशन से इसको बढ़ाया जा सकता है, अपनी स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता नहीं, गार्डनर ने कहा कि बुद्धि को आईक्यू टेस्ट से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति में, हर बालक में बुद्धि अलग अलग रूप में होती है, इसको हम आईक्यू टेस्ट पर बिल्कुल सटीक नहीं माप सकते, ये भी हटा दो। सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान है, ये भी बात गलत है। हर व्यक्ति की बुद्धि का अनुपात अलग अलग होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई लैंग्वेज में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, तो सबका अलग अलग फील्ड है, सबकी बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है। ठीक है, ये भी बात गलत है, एक ही ऑप्शन बचता है, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, जैसे उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अगला प्रश्न लीजिए, लेवाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं। देखिए, लेवाइगोत्स्की ने भाषा को बहुत अहम माना है। ये कहते हैं कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, मस्तिष्क विकास में जो भाषा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भाषा सबसे अहम उपकरण इन्होंने माना है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, और जब आप वाइगोत्स्की की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। तो लेवाइगोत्स्की ने भाषा को किस प्रकार देखते हैं, ये भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक है। नहीं, अधिगम प्रक्रिया में ये बाधक नहीं है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग भाषा अधिगम प्रक्रिया में सहायक है, बाधा नहीं है। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुगम बनाती है। ये ऑप्शन हमको बेस्ट लग रहा है कि जो ये वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा जो है वो एक सांस्कृतिक उपकरण है, कल्चरल टूल है, जो बच्चे के अधिगम यानी कि उनका लर्निंग और थिंकिंग को आसान बना देती है। उन्होंने कहा कि भाषा केवल कम्युनिकेशन का या बातचीत का माध्यम नहीं है, बल्कि भाषा सोचने, समझने, सीखने का भी मुख्य औजार है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके, भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है, ये भी बात गलत है। वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा और चिंतन आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये भी गलत हो जाएगा। भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की ने कहा कि वाइगोत्स्की ने भाषा को सांस्कृतिक और सामाजिक बताया है, जैविक की बात ही नहीं की है, इसलिए ये भी ऑप्शन हट जाएगा। बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा कि भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो बच्चे की लर्निंग को आसान बना देती है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, भाषा और विचार की जहाँ बात आए, भाषा और विचार, वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा और विचार आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भाषा के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में विचार पैदा होते हैं, फिर उन विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट किया जाता है, इसलिए दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये भाषा ही है जो बच्चे को सोचने सीखने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है। आप सबको पता होगा कि जब हम लड़कियों का रोल अलग कर देते हैं, लड़कों का रोल अलग कर देते हैं, दोनों की भूमिकाओं को अलग अलग देखते हैं, अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, इसको हम लिंग रूढ़िबद्धता कहते हैं। लिंग रूढ़िबद्धता का मतलब जब समाज किसी व्यक्ति के लिंग यानी कि जेंडर के आधार पर उसके व्यवहार, उसका इंटरेस्ट, उसका रंग, उसके कपड़े, उसके रोल को तय कर देता है, इसे लिंग रूढ़िबद्धता कहा जाता है। लड़के नीला रंग पहनते हैं, लड़कियां गुलाबी रंग पसंद करती हैं, लड़के बाहर खेलते हैं, लड़कियां घर में खेलेंगी, लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां कोमल होती हैं। ये सब क्या है? ये सब जेंडर स्टीरियोटाइप है प्यारे दोस्तों। क्या है? ये सब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के उदाहरण है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखिए, लड़के और लड़कियों के आनुवंशिक लक्षण,
ये आनुवंशिक लक्षण तो वो होते हैं ना जो बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स ने दिए हैं। इसको ये जेंडर स्टीरियोटाइप का कहीं से कोई इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। लिंग तरलता का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा पॉइंट। लिंग तरलता का मतलब ये होता है कि जिस बच्चे के अंदर जेंडर फ्लूइडिटी होती है, मान लीजिए कोई बच्चा है पैदा हुआ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई बच्चा है वो पैदा हुआ, ठीक है, और वो पैदा हुआ है तो वो एक लड़का है। कौन है? लड़का है, जन्म से क्या है? वो लड़का है, ठीक है, यानी उसका लिंग क्या है? वो बॉय है, मेल है, ठीक है। लेकिन उसका जो मन है लड़के का, वो कभी कभी उसे लगता है कि उसमें लड़कियों जैसी फीलिंग्स आ रही हैं या लड़कियों जैसी हरकतें करता है वो, ठीक है, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी लड़कियों की तरह चीज़ों में है। जैसे लड़कियों का इंटरेस्ट मान लीजिए पिंक कलर में होता है, या जो उनकी पसंद की चीज़ें होती हैं उसी तरीके की चीज़ों में उसका भी इंटरेस्ट है। तो अब वो लड़का कहता है कि मैं खुद को कभी कभी एकदम बिल्कुल कोमल महसूस करता हूँ, नर्म महसूस करता हूँ, ठीक है, और फिर कुछ दिन बाद कहता है कि मैं एकदम कतई मेल जैसा महसूस कर रहा हूँ, एकदम कतई मेरे अंदर पुरुषत्व आ गया है। कभी कभी कहता है कि मेरे अंदर स्त्रीत्व आ गया है, ठीक है, स्त्रियों सी भावनाएं आ रही हैं। कभी कभी कहता है कि मेरे अंदर पुरुषत्व की भावना है, एकदम कतई मैं एकदम मेल जैसा फील कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि उसका शरीर बदल गया है, शरीर वही है, जन्म से वो वही है, लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे शरीर नहीं बदला है, बल्कि उसकी जो इनर आइडेंटिटी है वो समय समय पर बदलती रहती है। इसी को लिंग तरलता कहते हैं, ठीक है। सेक्स सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे जब समाज किसी एक मेल को या फीमेल को इम्पोर्टेंस देता है, जैसे ही कोई बच्चा गर्भ में आया तो अब उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि हम लड़का ही चाहते हैं, हमारे यहाँ लड़का ही पैदा हो, और अब वो चले जाते हैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, है ना, कि हम चेकअप करा लें, देखें जो है कि लड़का है कि लड़की है, तो हमें लड़का ही चाहिए। तो इस तरीके की थॉट, इस तरीके की जो प्रायोरिटी आप लड़के को दे रहे हैं, इसको कहते हैं सेक्स सिलेक्शन, ठीक है। यानी कि जब कोई व्यक्ति या परिवार जन्म से पहले या बाद में लड़का या लड़की में से किसी एक लिंग को चुनने या प्रायोरिटी देने की कोशिश करता है, इसी को जेंडर सिलेक्शन कहते हैं, सेक्स सिलेक्शन कहते हैं। अच्छा, बात हो रही थी नीले रंग और गुलाबी रंग की, इसको लिंग रूढ़िबद्धता कहते हैं। बाकी ऑप्शंस हमने इसलिए इतना डीप में समझाए क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको कहीं भी फंसा सकते हैं, इसीलिए मैं हर एक ऑप्शन को बहुत डीप में समझाने का प्रयास करता हूँ, भले ही क्लास लंबी हो और ठीक है, लेकिन मेहनत पूरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है कि अंग्रेजी विषय की एक टीचर हैं सरिता, उन्होंने ये देखा कि कक्षा में जो पढ़ाती हैं उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं। इसलिए सरिता को चाहिए कि मान लो वो जो क्लास में पढ़ा रही है, मान लीजिए हमने आज क्लास में इंग्लिश की टीचर है तो मान लीजिए हमने आज क्लास में नाउन पढ़ाया। अब बच्चे सीखने में क्या दिखा रहे हैं? विभिन्नताएं। हमने आज नाउन पढ़ाया, नाउन के एग्जाम्पल्स बता दिए। अब कुछ बच्चे तो नाउन को अच्छे तरीके से तुरंत ही समझ गए, कुछ घर जा कर के समझ गए, और अगले दिन जब हम प्रोनाउन शुरू करने वाले थे तो वो पहले वाले नाउन को ही नहीं समझे हैं, अभी ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नाउन को बिल्कुल नहीं समझे हैं, या कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे विभिन्नताएं दिखाते हैं। मान लीजिए कोई जल्दी सीख गया, कोई धीमे सीख रहा है, कोई अभी बिल्कुल नहीं सीखा है। अब उसको क्या करना चाहिए? शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करें। प्यारे दोस्तों, पूरे सीटेट में जहां भी शिक्षण का एक तरीका फॉलो किया जाएगा उस ऑप्शन को हटा दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों की विभिन्नताएं हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं क्लास में, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीमे सीखता है, कोई एवरेज लेवल पे सीखता है, ठीक है, और अलग अलग रुचि क्षमता योग्यता के बच्चे होते हैं, अलग अलग समुदाय समाज धर्म के बच्चे होते हैं। तो जहाँ भी एक समान तरीके की बात होगी उसको हम तुरंत हटा देंगे। हम जो बच्चा जैसा है उसके हिसाब से उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। एक समान तरीके का पालन हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम, बहुत स्ट्रिक्ट रूल से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल हम करेंगे, ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे भाई क्लास में बच्चे हैं, कोई बच्चा जल्दी सुन करके जल्दी सीखता है,
कोई बच्चा देख करके या पढ़ करके जल्दी सीखता है, या कुछ बच्चे एक्टिविटी करके जल्दी सीखते हैं। तो यहाँ पे सरिता को ऐसा करना चाहिए, ऐसा शिक्षण करना चाहिए जिसमें ये सभी चीज़ें शामिल हों, यानी कि अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभव को शामिल करे। अर्थात वो बच्चों के लिए चित्र का भी प्रयोग करे, बच्चों को खेल खेल में भी सिखाए, कहानी के माध्यम से भी सिखाए, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराए कि जिसमें एक छात्र बोल रहा है, दूसरे सुन रहे हैं, फिर दूसरा बोल रहा है, बाकी सुन रहे हैं। इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी कराई जा सकती हैं। इससे हर प्रकार का विद्यार्थी सीख लेगा। ठीक है, ये ऑप्शन बेस्ट है। इन मतभेदों के बारे में ध्यान ना दें, ये भी गलत बात है, हमें पूरा ध्यान रखना है क्लास में। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वह बेस्ट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन कहता है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम जो बच्चों का मूल्यांकन करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी कि जब शिक्षक मूल्यांकन करता है तो उसे किस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। विद्यार्थियों का नामीकरण में नहीं, देखिए विद्यार्थियों का नामीकरण, लेबलिंग हम कभी नहीं करेंगे। नामीकरण का मतलब होता है कि आपने बच्चे का टेस्ट ले लिया और टेस्ट लेने के बाद जिस बच्चे के अच्छे नंबर आए उसको आपने वेरी गुड कह दिया, बहुत बढ़िया कह दिया, बहुत होशियार कह दिया, सुपीरियर कह दिया, और जिसके नंबर कम आए अब आप उसको गधा, नालायक, पिछड़ा, है ना, बुद्धू, इस तरीके के शब्दों का उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, उसको ये सब नाम दे रहे हैं आप, तो ये गलत बात है, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण करना। नहीं, हम अगर बच्चों का ग्रुप में डिवाइड भी करेंगे तो एक समान योग्यता वाले बच्चों को डिवाइड नहीं करेंगे। हम ग्रुप में भी अगर बैठा लेंगे तो समान योग्यता वाले बच्चों को नहीं बैठा लेंगे कि तुम सारे मंदबुद्धि हो, कमज़ोर बच्चे हो, ठीक है, तुम सारे इस ग्रुप में बैठोगे, तुम एवरेज हो, तुम सारे यहाँ बैठोगे, तुम सभी प्रतिभाशाली बच्चे इस ग्रुप में बैठोगे। ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा क्या होगा, ये प्रतिभाशाली तो ठीक है, इन बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगी। ठीक है, ये जो सीख सकते थे वो भी नहीं सीखेंगे। क्या करेंगे फिर हम करेंगे कि अगर एक ग्रुप बना रहे हैं उसमें एक प्रतिभाशाली, एक एवरेज, एक स्लो सीखने वाला, ठीक है, और इस तरीके से मिक्स करके बच्चों को बैठाएंगे। ठीक है, सभी बच्चों को मिक्स करके बैठाएंगे, समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों को अलग अलग करके नहीं बैठाएंगे। ये भी ऑप्शन हटा दो। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, ये बात सही है। मूल्यांकन अगर हम बच्चे का कर रहे हैं तो यहाँ पे मूल्यांकन का मतलब सिर्फ बच्चे को नंबर देना नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पे बालकों की सीखने और समझने की जो प्रोग्रेस है उसको जानना है, ताकि टीचर ये पहचान सके कि बच्चा कितना सीख पाया है, कैसे सीख रहा है और कहाँ तक उसका अधिगम हुआ है, कहाँ तक वो सीख पाया है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग उसको आगे की शिक्षा दी जा सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति कैसी हो रही है, बच्चा कैसे सीख रहा है ना। जो हमने टॉपिक्स पढ़ाए क्या वो सारे बच्चे के क्लियर हो गए, क्या कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं रह गया जहाँ बच्चा अभी भी फंसा पड़ा है। ठीक है, तो हमें बच्चे की प्रोग्रेस को समझना है, ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए। कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोध करना, ये भी गलत बात है। ना तो हम नामीकरण करेंगे, ना तो एबिलिटी, सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग करेंगे, ना ही हम बच्चे को क्या करेंगे, कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन भी नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे की प्रोग्रेस कैसी हो रही है इसको समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि जब टीचर विद्यार्थियों को मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल करता है तो मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। अधिगम का मूल्यांकन से अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है, या रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की तरफ बढ़ता है, बदलाव आता है, या व्यापक मूल्यांकन से अव्यापक मूल्यांकन हो जाता है, या सतत मूल्यांकन से असतत मूल्यांकन की तरफ हम जाते हैं। देखिए, मूल्यांकन प्रोसेस में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में जो बदलाव आता है वो अधिगम का मूल्यांकन से लेकर के अधिगम के लिए मूल्यांकन तक हम जाते हैं, क्योंकि अधिगम का मूल्यांकन जो एक परंपरागत तरीका है जो वर्षों से चला आ रहा है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, इसमें हम से देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा। ठीक है, अब जब हम उसमें बदलाव करेंगे, अब उसमें जब हमने विद्यार्थियों को शामिल किया, अब जो मूल्यांकन किया जाता है उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कितना बेहतर सीख रहे हैं, और उसमें
और अधिक इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जा सकता है, बच्चे की प्रोग्रेस और ज़्यादा कैसे हो सकती है, इस पर आधारित होता है आज का मूल्यांकन, जिसको हम कहते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन। ठीक है, पहले सिर्फ ये था कि बच्चे ने क्या सीखा, इसमें क्या था, अधिगम का जो मूल्यांकन है इसमें होता था कि बच्चे ने कितना सीखा। और अधिगम के लिए मूल्यांकन जो है इसमें यह जानना होता है कि बच्चा और कैसे बेहतर सीख सकता है। ठीक है, यहां पे क्या है कि इसमें टीचर मूल्यांकन करता है और अधिगम के लिए मूल्यांकन में टीचर और विद्यार्थी दोनों मिलकर के मूल्यांकन करते हैं। जो अधिगम का मूल्यांकन है ये रिजल्ट बेस्ड होता है, इसमें सिर्फ आपके नंबर्स देखे जाते हैं। और जो अधिगम के लिए मूल्यांकन है इसमें जो आपका लर्निंग प्रोसेस है ये उस पर आधारित है कि आपकी लर्निंग कैसे चल रही है। अधिगम का मूल्यांकन सीखने के बाद होता है कि पूरा सिलेबस पढ़ा दिया, अब उसके बाद हम आपका एग्जाम ले रहे हैं। और अधिगम के लिए जो मूल्यांकन है ये सीखने के दौरान ही होता है, जब आप सीख रहे होते हैं, चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं, उस दौरान भी आपका मूल्यांकन होता है। ठीक है, अधिगम का जो मूल्यांकन है इसका मतलब होता है कि आपको नंबर्स दे दिए गए, आपकी एक रैंक तय कर दी गई, आप क्लास में फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए। और अधिगम के लिए जो मूल्यांकन होता है इसमें सुधार करने का मकसद होता है, बच्चे की प्रोग्रेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये मकसद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अधिगम का मूल्यांकन से लेकर के अधिगम के लिए मूल्यांकन तक पहुंचेंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग से फॉर लर्निंग तक जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अगर एक टीचर बच्चे के एग्जाम के बाद केवल नंबर देता है तो ये अधिगम का मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चे से डिस्कस करता है कि कहाँ गलती हुई, अगले बार कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है, तो ये अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन, बाकी ऑप्शन हट जाएंगे। क्वेश्चन नीचे कहता है हाशिए पर स्थित वंचित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में। हमने आपको कई बार बताया है जो हाशिए पर स्थित का मतलब होता है समाज के किनारे पर रहना, यानी कि वो लोग जिन्हें समाज में बराबर का अवसर नहीं मिला, बराबर का सम्मान नहीं मिला, बराबर के संसाधन नहीं मिले, समाज से जो प्यार स्नेह दुलार उनको मिलना था वो नहीं मिला, समाज में उनको एक क्या कहते हैं, समाज में वो जगह नहीं मिली। ठीक है, जो संसाधन बाकी लोगों को मिले वो उनको नहीं मिले। ठीक है, तो ऐसे लोग पिछड़े लोग हैं। ठीक है, उनके समावेशन में मदद करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए भाई, समावेशन यानी कि हाशिए पर स्थित लोग हैं, हो सकता है बेचारे बड़ा गरीब, बहुत गरीब घर के बच्चे हों, है ना, जिनके पास पढ़ाई के लिए किताबें नहीं मिली, कपड़े नहीं मिले, ट्यूशन पढ़ने की कोई सुविधा उनको नहीं मिली, झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, मजदूर परिवार के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग सामाजिक रूप से वंचित होते हैं, जैसे इसमें आते हैं आपके SC ST OBC में आ जाते हैं, जिन्हें समाज में भेदभाव मिला, असमानता मिली, समानता नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला। ठीक है, वो लोग होते हैं ये। तो सभी छात्रों के बीच अपनापन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए या कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए। नहीं, कमजोरी को उजागर नहीं करेंगे। अब वो जैसे हैं हमारे पास अब आए हैं, हम उन्हें अब अपने स्तर से संभाल लेंगे, हम उन्हें गले लगाएंगे। ठीक है, उनकी कमजोरी को उजागर करने का हम कोई काम नहीं करेंगे, उन्हें अलग सेक्शन में बैठा देंगे। नहीं, अलग सेक्शन में अगर आप बैठा देंगे तो ये उनके साथ भेदभाव हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। एक तो पहले से ही वो समाज के मारे हैं, यहाँ क्लास में आप मार दो तो बेचारे मर ही जाए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मेरा कहने का मतलब है एक तो समाज से वो दुत्कार दिए गए, समाज ने उनको अलग थलग कर दिया, समाज ने उनके साथ भेदभाव किया। आपके पास बच्चे क्लास में आए हैं, आप भी उन्हें अलग थलग करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, मानकीकृत पाठ्यक्रम मतलब सबको एक तरीके से पढ़ाओ नहीं, यहाँ पे बच्चे अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, तो जब विभिन्नताएं वहाँ भी हैं तो आप भी अपने शिक्षण में विभिन्नता लेकर के आइए। जो बच्चा जैसे सीखना चाहता है, जैसी जिसकी जरूरत है, जैसी जिसकी आवश्यकता है, उसके हिसाब से पढ़ाओ। ये तीनों हट गए, एक बच्चा हमारे पास कि सभी छात्रों के बीच अपनापन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पे बच्चे को जरूरत है एक्स्ट्रा सपोर्ट की, उन्हें आप अतिरिक्त सहारा दीजिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दीजिए, प्यार दीजिए, अपनापन दीजिए और उन्हें भेदभाव रहित वातावरण दीजिए, क्योंकि एक तो बच्चे पहले समाज के मारे हैं और यहाँ आप गले लगा करके उनकी समस्या को दूर करें। ऑप्शन इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, बड़ी प्यारी क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कहता है कि कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझते बालक के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। बच्चा जो है वो
क्या है, वो बेचारा कैसा है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, दिखाई नहीं देता उसको। तो क्या करेंगे, जानकारी को मौखिक विवरण देना चाहिए। बात तो ठीक लग रही है, अगर देख नहीं पा रहा है तो कम से कम सुन करके तो समझ ही लेगा, बात तो ठीक है। कॉन्सेप्ट के विवरण हेतु चार्ट दिखाना, अरे दिखाई नहीं देता है भाई, देखने वाली चीज़ें उसके किसी काम की नहीं है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है जो सुन नहीं पाता उसके लिए, यहाँ तो दिख नहीं रहा, जब उसको चाहे कैसा भी साइन बनाओ उसके लिए कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा है। उनकी तरफ बार बार देखने से क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल सी बात है, जो देख नहीं पा रहा है उसके लिए सुनने की व्यवस्था करो, ताकि वो देख करके नहीं तो सुन करके तो पढ़ ही ले। क्वेश्चन कहता है एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता डिस्लेक्सिया की क्या विशेषता होती है। जो बच्चा डिस्लेक्सिया से ग्रसित होता है उसको कहाँ समस्या आती है, उसको समस्या आती है पढ़ने में, लिखने में, शब्दों को समझने में, शब्दों को उलटफेर करने में उसको दिक्कत आती है ना। लिखा हुआ जो है उसको समझने में उसको कठिनाई आती है। श को वाज पढ़ देगा, वाज को श पढ़ देगा, बी को डी पढ़ देगा, गॉड को डॉग पढ़ देगा, डॉग को गॉड पढ़ देगा। इस तरीके की समस्याएं, लिखा हुआ वो नहीं समझ पाता, यहाँ दिक्कत उसको आती है। ना तो चलने में कठिनाई होगी, मौखिक संप्रेषण में कठिनाई, यहाँ पे आपका मौखिक संप्रेषण में आपका डिस्फेजिया डिस्प्लेक्सिया हो सकता है, और खाने में कठिनाई भी नहीं है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। 18 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन लीजिए। कहता है वंचित समूहों से आने वाले, अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया था, वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थी, उनकी सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। जो बच्चे वंचित समूह से आए हैं, पिछड़े समूह से आए हैं, उनके लिए विषयों के चयन में लचीलेपन प्रदान करना, या कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम। मैंने कहा था जहां भी एक समान पाठ्यक्रम लागू हो जाएगा वो ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि बच्चे अलग अलग जाति धर्म समुदाय समूह के होते हैं, अलग अलग भाषा संस्कृति बोलने वाले बच्चे होते हैं, और यहाँ भी वंचित समूह से बच्चे आए हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, ठीक है। तो सबके लिए एक समान पाठ्यक्रम लागू हम नहीं करेंगे। जो बच्चा जैसा है, जैसी उसकी ज़रूरत है, जैसी क्षमता है, आवश्यकता है, उसके हिसाब से पढ़ाओ। उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य करना नहीं। आपके पास आया है, समावेशी शिक्षा कहती है हर प्रकार के बच्चों को एक छत के नीचे पढ़ाओ। उन्हें उसी स्कूल के एक अलग सेक्शन नहीं, वो वंचित समूह से बच्चे, फिर वही बात, अब एक तो समाज के मारे हैं, ऊपर से आप मार दो, है ना, अलग सेक्शन में बैठा करके उनके साथ भेदभाव करो, नहीं, ये भी गलत है। सिंपल सी बात है, उन विषयों के चयन में लचीलेपन प्रदान करना, या अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है जो बच्चा जैसे पढ़ना चाहे और जैसी उसकी इच्छा हो, अपनी रुचि, अपनी गति, अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके, वैसे सब्जेक्ट उसको दे दो जिसमें उसको पढ़ने में मजा आए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं, बाकी ऑप्शन तो हमने समझा दिए, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है, ठीक है, मोस्टली हम लोग दाएं से लिखते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं, लेकिन अगर वो लेफ्ट से लिख रही है, किससे लिख रही है, लेफ्ट से, तो उसकी टीचर को क्या करना चाहिए, उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करे, डिस्करेज करे। हम बच्चे को कभी डिस्करेज नहीं करेंगे, उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दे। हाँ बिल्कुल, हम बच्चे को यहाँ पे फ्रीडम देंगे। इसकी रिपोर्ट स्कूल काउंसलर को दें। क्या करेगा स्कूल काउंसलर इसमें, उसे दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दे। काहे मजबूर कर देंगे भाई, क्यों, लेफ्ट हैंड से लिखना कोई गलत बात है, लिख रही है, हो सकता है बहुत सुंदर लिख रही हो, है ना। तो सिंपल सी बात है कि उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें। क्या दिक्कत है, अगर लेफ्ट से लिखना चाहती है लेफ्ट से लिखे, है ना, इसमें कौन सी बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए। क्वेश्चन कहता है एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, जो बच्चे हैं उनको हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेटेड करेंगे कि आप लोग समूह में काम करो, ग्रुप में काम करो, 8-8, 10-10 लोग मिलकर के किसी प्रोजेक्ट पर काम करो, लैब में काम करो, तो एक गोल टेबल पे 4-6-10 लोग बैठ जाओ, ग्रुप में सीखो, है ना, ये अच्छी चीज़ है। इससे एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के विचारों को जानने का बच्चों को मौका मिलता है, इससे बच्चा बेहतर सीखता है। क्या होता है इससे, इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम।
और पीयर डिस्कशन कहते हैं इसको। जब आपस में चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों को एक दूसरे से विचार साझा करने, समझने, सीखने में हेल्प मिलती है। इससे जो लर्निंग होती है बहुत गहरी हो जाती है, बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है। जो चीज़ बच्चे को टीचर नहीं समझा सकता वो ग्रुप में बैठ करके समझ लेगा। ठीक है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है सर, वाइगोत्स्की यही कहते हैं रात दिन। वाइगोत्स्की कहते हैं अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है, सीखना केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है। बच्चा दूसरे लोगों से बातचीत करके, सहयोग करके, अनुभव के माध्यम से चीजों को समझता है, सीखता है। ठीक है, तो अधिगम क्या है? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आर बिल्कुल सही तरीके से कथन ए को यहाँ पे समझा रहा है, क्योंकि अगर अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है तो टीचर को विद्यार्थियों को समूह में काम करने और चर्चा पर आधारित अधिगम के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं और बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग करना चाहिए? पहले ये बताओ प्रभावशाली अधिगम क्या होता है, अर्थपूर्ण अधिगम क्या होता है। देखिए, अर्थपूर्ण मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब होता है जब बालक नई चीज़ों को अपने पुराने ज्ञान या अपने अनुभव से जोड़ करके उसको समझ ले। यानी कि यहाँ पे बालक चीज़ों को रटता नहीं है बल्कि समझता है कि ये क्यों हो रहा है और इसका उपयोग कहाँ होगा। ठीक है, इस तरीके से प्रभावशाली अधिगम का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, जब अगर बच्चे को आप कुछ सिखा रहे हैं तो सीखने का असर अगर बच्चे के व्यवहार में दिखने लग जाए, उसकी सोच में परिवर्तन आ जाए, काम करने के तरीके में वो चीज़ दिखने लगे, तो समझ जाओ कि आपकी लर्निंग इफ़ेक्टिव है, प्रभावशाली है। यानी बच्चा जो सीखे उसे याद रखे, सही सिचुएशन कंडीशन में उसका प्रयोग करे और उसके व्यवहार में बदलाव आ जाए। क्योंकि बदलाव का मतलब जब हम सीखते हैं, हमारा अधिगम होता है, तो हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। तो प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब है ऐसी लर्निंग जो बच्चे के अनुभव, उसकी समझ और सोच से जुड़ा हो, जिसे बच्चा अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सके। और ऐसा अधिगम तब होगा जब टीचर अलग अलग प्रकार के टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करेगा। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाएगा तो उसके उदाहरण भी देगा। जैसे मान लीजिए हम आज पढ़ा रहे हैं सजीव, हमारा टॉपिक है सजीव वस्तुएं, तो सजीव वस्तुओं में हम जो चीज़ें सजीव हैं उसका उदाहरण भी दें और नॉन एग्जाम्पल भी दें। जैसे निर्जीव वस्तुओं का भी साथ में उदाहरण दें, तो बच्चा समझ पाएगा अच्छा ये पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सजीव हो गए, और जो चीज़ें ग्रो नहीं करती, बढ़ती नहीं है, चलती नहीं है, वो निर्जीव हैं। हालांकि कारें भी चलती हैं लेकिन वो निर्जीव वस्तुएं हैं, वो मानव निर्मित हैं, उसको मानव ने बनाया है और इन सब चीज़ों को प्रकृति ने बनाया है। इस तरीके से हम उदाहरण देकर के समझाएं, गैर उदाहरण से समझाएं। समरूपता का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक आपने पढ़ाया, उसको बच्चा उसी से रिलेटेड जो पहले वाली चीज़ है उससे कनेक्ट करके उसको समझे, कंपैरिजन करके समझे। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी नई चीज़ को पहले से जानी पहचानी चीज़ से जब कंपैरिजन करके समझाया जाता है उसको एनालॉजी कहते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन भाई। जैसे मान लीजिए आपने मानव मस्तिष्क को समझाने के लिए कंप्यूटर से उसकी तुलना कर दी, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर भी उसी तरीके से प्रोसेस करके हमें आंसर करता है और मानव दिमाग भी उसी तरीके से काम करता है। तो आपने मानव दिमाग को, मानव के मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ दिया, दोनों को कंपैरिजन करके समझा रहे हो, ये एनालॉजी कहलाएगी, समरूपता कहलाएगी। ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन हम बच्चे को देंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है बच्चे को डंडे के बल पे पढ़ाना, सिखाना, धमकाना, है ना, उसको डरा करके सिखा रहे हो, तो वो काम यहाँ पे नहीं होगा। बाकी तीन ऑप्शन आपके बेस्ट हैं, इसलिए 1, 2, 3 वाला ऑप्शन ढूंढ लेंगे हम। 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए। आज का क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। संरचनावादी कक्षा में बच्चे केवल सुनकर के नहीं बल्कि करके, देखकर, सोचकर, महसूस करके सीखते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ज्ञान किसी से सीधे नहीं मिलता बल्कि बालक खुद अपने अनुभव और वातावरण से संपर्क करके अपना ज्ञान खुद बनाता है। बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, कहाँ? संरचनावादी कक्षा में। संरचनावादी कक्षा में जो बच्चा है वो खुद एक्टिव है, बालक क्वेश्चंस पूछेगा और जो है कि अपने विचार रखेगा, ठीक है, और अपने साथियों से बातचीत करेगा
और अपने वातावरण से नई समझ का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन होता है यहाँ पे, वास्तविक जीवन से विच्छिन्न होता है यानी कि डिस्कनेक्ट फ्रॉम द रियल लाइफ? नहीं, संरचनावादी कक्षा में बच्चा चीजों को रियल लाइफ से जोड़ करके समझेगा, कनेक्ट करके समझेगा, डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम है या वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम है? तो देखिए, संरचनावादी कक्षा में मैंने अभी आपको बताया कि जो बालक है वो अपने पर्यावरण से सीखता है, ठीक है, अपने अनुभव से सीखता है, खुद करके ज्ञान का निर्माण करता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता और संपर्क का परिणाम है क्या? अधिगम। अधिगम क्या है? वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता, अर्थात बालक यहाँ पे एक्टिव होकर के जो उसका एटमॉस्फेयर है वहां से चीजों को सीखता है, समझता है। ठीक है, वातावरण से संपर्क करता है और अधिगम करता है। जब बच्चा अपने आसपास की चीजों को, लोगों को और परिस्थितियों से जुड़ करके, बात करके, देख करके और करके सीखता है, तो वही सीखना अधिगम यानी कि लर्निंग कहलाता है। ठीक है, यानी बच्चा यहाँ पे एक्टिव होता है, बच्चा एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है और वातावरण से बातचीत या संपर्क करके खुद ज्ञान का निर्माण करता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में हेल्प करेगी? किसके माध्यम से, कैसे बच्चे जो है जानकारी को लंबे समय तक याद रखेंगे? जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह बनाना? नहीं, बेमतलब शब्दों का समूह बना दोगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगा, बच्चा बोर हो जाएगा, हटा दो इसको। जानकारी को अव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना? नहीं, हम चीज़ों को डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सिखाएंगे बच्चों को, हटा दो इसको। जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना? ठीक लग रहा है हमको, अभी समझाएंगे आगे। जानकारी को बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत करना? नहीं, अगर आप किसी भी टॉपिक को बच्चे के कॉन्टेक्स्ट से बाहर की चीज़ें देंगे तो बच्चे की समझ में नहीं आएगा। ठीक है, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट रखेंगे किसी काम के नहीं है। सिंपल सी बात है कि बच्चा किसी भी जानकारी को अगर लंबे समय तक याद रखेगा तब जब आप दृश्य रूप में रखेंगे, यानी कि बच्चे को दृश्य, सामने जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो सामने आप दिखा भी रहे हैं, चार्ट पेपर के माध्यम से, चित्र बना करके प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हैं, कोई डायग्राम बना करके दिखा रहे हैं, इससे जो टॉपिक आप समझा रहे हैं वो सामने दिख भी रहा है तो वो चीज़ बच्चे के दिमाग में स्टोर हो जाती है। ठीक है, और समरूपक बनाना? समरूपक का मतलब यहाँ पे होता है, अभी पीछे आपको मैंने बताया एनालॉजी, यानी कि जहाँ पे दो चीज़ों की तुलना करके नई चीज़ को समझाया जाता है। यानी जब टीचर किसी जो कॉम्प्लिकेटेड है टॉपिक है या किसी नई बात को समझाने के लिए पहले से जानी पहचानी चीज़ से उसकी कंपैरिजन करता है तो उसे कहते हैं कि समरूपक बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन है आपका। कहता है यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना चाहता है, तो उसे किससे बचना चाहिए? किस काम से, कौन सा काम नहीं करना चाहिए? देखिएगा, समस्या को ठीक समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, ये तो बात ठीक है। अगर बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है बच्चे के अंदर तो सबसे पहला स्टेप यही है कि उसको ये समझाओ कि जब तक प्रॉब्लम को ठीक से समझोगे नहीं तब तक उसको सही से हल कर भी नहीं पाओगे। तो हमें ये चीज़ बच्चे के अंदर डेवलप करनी, ये अच्छी चीज़ है, ये हमें करना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी अच्छी चीज़ है कि भाई जो भी प्रॉब्लम है उसके हर एक पहलू पर ध्यान दो। ओके, विद्यार्थियों में व्यवस्थित काम करने की आदत विकसित करना, ये भी अच्छी चीज़ है कि भाई विद्यार्थियों के साथ, बच्चों के साथ में तुम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, सिस्टमैटिक ढंग से काम करो, तभी प्रॉब्लम को अच्छे से हल कर पाओगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी। विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे काम को जैसे भी हो जल्दी करें। हाँ, ये पॉइंट है हमारा सही, इसी चीज़ से हमको क्या करना है? बचना है। क्या करना है? बचना है। तो ये तरीका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप नहीं करता, क्योंकि जब बालक को कहा जाता है कि बस जल्दी करो, जैसे तैसे कर दो, तो वो सोचने की क्षमता, एनालिसिस करने की क्षमता, लॉजिक लगाने की जो प्रक्रिया है उससे वो दूर हो जाता है और बस किसी भी तरह काम को जल्दी करता है, स्पीड पर ध्यान देता है, ना कि अपनी अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग पर कि बस काम कैसे भी पूरा हो जाए।
इस काम को हम नहीं करेंगे, इसी से बचेंगे। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। क्या कहता है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। बालक ने गलती की है तो टीचर को क्या करना चाहिए। नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए। भाई नहीं, गलत बात है। नकारात्मक पुनर्बलन मतलब बच्चे को डांट करके, फटकार करके, डंडा मार करके नहीं। दंड द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए। डंडा मार के गलतियां कम करवाओगे नहीं। उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं। ये बात तो ठीक है। त्रुटियों की उपेक्षा, इग्नोर कर देंगे क्या गलतियों को? नहीं, इग्नोर तो नहीं करेंगे। 3 ऑप्शन कट गए आपके सामने, एक ही बचा। जो अगर बच्चे की गलती हुई है तो उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए, उस गलती को खोजना चाहिए जिसकी वजह से मिस्टेक हुई है। मतलब जब बच्चा गलती करता है तो टीचर को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उस गलती के पीछे का असली कारण क्या है। आखिर बच्चे ने गलती की क्यों है? क्या टॉपिक समझ में नहीं आया, मैंने टीचिंग मेथड गलत लगा दिया, या पूरा चैप्टर समझ में नहीं आया है, या कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी लाइन इसके समझ में नहीं आई है, ठीक है, या ये जो डायग्राम है वो समझ में नहीं आया है। तो टीचर को इन सब जो बच्चे ने गलती की उसके पीछे का रीजन जानना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। कौन सा हिस्सा बच्चे ने अभी ठीक से नहीं सीखा है या नहीं समझा है, उस पर टीचर को काम करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। संज्ञान और संभावनाएं क्या है भाई? कॉग्निशन और इमोशन। कॉग्निशन मतलब आपका मस्तिष्क, ठीक है, और इमोशंस मतलब आपकी भावनाएं। तो भैया जब आप इमोशनली अच्छा फील करोगे तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़िया रहेगी, चीज़ों को याद रख पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे। इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो चाहे कोई जैसे पढ़ा दे हमारे समझ में तो नहीं आएगा। कैसे? क्योंकि भाई ये दोनों आपस में बहुत गहरे रूप से क्या हैं, जुड़े हुए हैं, आपस में परस्पर संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं, आपस में गुथे हुए हैं। दोनों का एक दूसरे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इमोशनली अगर आप दुखी हैं, भयभीत हैं, हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं, तो कोई टॉपिक कैसा भी समझा दिया जाए आपकी समझ में नहीं आएगा, दिमाग काम नहीं कर रहा है आपका। यदि आप खुश हैं, प्रोत्साहित हैं, मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, हैप्पीनेस आपके अंदर है, जॉय है, क्यूरियोसिटी है, तो फिर आप चीज़ों को बड़ा जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि अरे यार चुप रहो, देखो आज मेरा दिमाग खराब है, वैसे भी दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, आपका इमोशन क्या है आज? आपकी भावना है क्रोध। ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है। जब गुस्सा आता है तो गुस्से में, क्रोध में दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं। किसी की चाटा जड़ दिए, किसी को मुक्का मार दिए, है ना, वो नहीं लड़ाई करते थे पहले। तो यहाँ पे जब इमोशनली अच्छा फील नहीं करते तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। आगे बढ़ जाइए। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यताओं की कमी को मानता है कि देखो यार मेरे अंदर कमी, मेरे अंदर वो, यानी कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, मेरे से होगा नहीं, मैं कर नहीं सकता। ठीक है, तो अब योग्यता की कमी को मानता है, उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है? उच्च आत्मसम्मान आ गया उसके अंदर, या अधिगम निस्सहायता, लर्नड हेल्पलेसनेस आ गया, सकारात्मक आत्म अवधारणा आ गई, या फिर आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि हो गई। देखिए, जब बच्चा कहता है कि ये काम मेरे से नहीं होगा या बार बार फेल हो रहा है, उसके पीछे कह रहा है कि मेरे अंदर योग्यता की कमी है, तो यहाँ पे बच्चे के अंदर लर्नड हेल्पलेसनेस आ जाता है, अधिगम निस्सहायता आ जाती है। यानी बच्चा ये मान लेता है कि मैं कुछ भी कर लूँ मैं सफल नहीं हो सकता। वो एफर्ट मारना छोड़ देता है, प्रयास करना छोड़ देता है, क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल ही गिर जाता है। वो खुद को यहाँ पे अयोग्य या बेकार समझने लगता है, यार मेरे से ना हो पाएगा, इसलिए अधिगम निस्सहायता राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 ने किस पर जोर दिया है? भविष्यक शिक्षा, कठोर पाठ्यक्रम, योगात्मक आकलन या परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। NEP 2020 ने बहुविषयकता शिक्षा यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पर बल दिया है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ बच्चा एक से अधिक सब्जेक्ट किसी को भी चुन सकता है। जैसे पहले ये था कि जो साइंस वाला बच्चा है वो SST नहीं पढ़ सकता, हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, सिविक्स नहीं पढ़ सकता, ठीक है, जिसके पास मैथ्स है बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता, बायोलॉजी वाला मैथ्स नहीं पढ़ सकता। अब यहाँ पे बहुविषयक शिक्षा का मतलब ये है कि एक ही विद्यार्थी को कई सब्जेक्ट्स के बीच से
सीखने और उनको सब्जेक्ट्स को चुनने का मौका मिलेगा। ठीक है, इससे अब साइंस वाला बच्चा आर्ट्स या कॉमर्स कुछ भी पढ़ सकता है, कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि साइंस वाले साइंस में रहेंगे, आर्ट वाले आर्ट में रहेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स रहेंगे। अब फिजिक्स वाला म्यूजिक भी पढ़ सकता है, हिस्ट्री भी ले सकता है। ठीक है, ये होता है बहुविषयकता शिक्षा। अगला क्वेश्चन आज का 30 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कौन सी चीज़ है जो अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी? कुपोषण, उत्सुकता, अधिसंज्ञान, महारत उन्मुख लक्ष्य। देखिए, उत्सुकता मतलब क्यूरियोसिटी अधिगम को नकारात्मक नहीं सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जब बच्चे के अंदर उत्सुकता होती है, जानने की जिज्ञासा होती है, तो बच्चा सीखने के लिए और प्रयास करता है। ठीक है, ये सकारात्मक चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन, जहाँ बच्चा अपनी सोच के बारे में सोचता है कि इस चैप्टर को मैं कैसे सीख सकता हूँ, या इस चैप्टर को मैंने सीखा, मुझसे क्या गलती हुई, कहाँ पे मेरे समझ में नहीं आ रहा है, या किस सब्जेक्ट को मैं कैसे बेहतर सीखता हूँ। ठीक है, या अभी जो एग्ज़ाम आ गया है उसमें मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, मुझे किस पर ज़्यादा ध्यान देना। जहाँ बच्चा अपने अंदर झांक करके देखता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरी कहाँ गलती है। ठीक है, उसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन, जहाँ बच्चा अपनी सोच विचार के बारे में सोच रहा होता है। महारत उन्मुख का मतलब जहाँ बच्चा किसी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने के लिए पढ़ता है, सिर्फ नंबर्स के पीछे नहीं भागता, वो होता है महारत उन्मुख लक्ष्य। ये सब चीज़ें सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। नकारात्मक कौन डालेगा? कुपोषण, जब बच्चे को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जैसे भोजन में विटामिन्स नहीं, आयरन नहीं, प्रोटीन्स की कमी होती है, तो उसका बॉडी, उसका दिमाग दोनों ठीक से काम नहीं करते। बेचारा दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पाता, एक तो जल्दी थक जाता है, मेमोरी उसकी बहुत वीक रहती है, और जो है कि पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है कि भूखा बच्चा अच्छा नहीं सीख सकता, यानी कि कुपोषण वाला बच्चे, कुपोषण अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। दिस क्वेश्चन क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड सीटेट में यदि आपका एसएसटी सिलेबस है आपके पास, तो आपको एसएसटी के 60 क्वेश्चंस आएंगे सीटेट में सेकंड पेपर में, और वहाँ पे आप हमारे नोट्स लेकर के उसके लिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और इसके लिए कुछ फीस आपको पे करनी होगी, एंड कंप्लीट एसएसटी की नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।